तो क्या हाल चाल है भाई लोग। वांगजी टेल्स पर फिर से मिले। आज की एपिसोड में एंशिएंट ट्री वर्ल्ड की सारी पॉलिटिशियंस को ऐसा ट्रीटमेंट देगा कि उनकी औकात याद आ जाएगी, और दूसरी तरफ सिस्टम का तो माँ बहन एक कर देगा। पूरा बिट्रेल, पावर अप और एब्सोल्यूट डोमिनेशन का धमाल। तैयार हो जाओ, लाइक बटन अभी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो वरना मिस हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट रिकैप। डार्क शक्ति की धमकी से पैदा हुए व्यवधान के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की बैठक जारी रही। हर कोई अपनी घबराहट पर काबू पाकर सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजनेताओं को इस बैठक के बाद एक समाधान खोजना ही था। उन्हें याद था कि उस डार्क शक्ति ने उन्हें एंशिएंट ट्री पर अपनी बंदूकें तानकर उसकी सेवा करने का विकल्प दिया था। जैसा कि हमने कहा, विश्वसनीयता के मामले में चाइना फेडरेशन का एंकर्स ट्री उस अजीब और डरावने जीव की तुलना में कहीं बेहतर लग रहा था। इस मोड़ पर गलत पक्ष का चुनाव ह्यूमैनिटी के विनाश का कारण बन सकता था। फुसफुसाहट भरी चर्चाओं के बाद वे सभी अपनी सीटों पर लौट आए और बैठक फिर से शुरू की। इसी बीच मिस्टी माउंटेन पर शाओलिंग इस हालिया घटना के बारे में एंशिएंट ट्री से सवाल कर रही है। वो जानती है कि इंसान उसे हरा नहीं सकते, तो उस जीव ने ऐसा क्यों कहा। एंशिएंट ट्री ने नीचे देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा कि शायद वो अतीत में ह्यूमैनिटी के प्राचीन नायकों द्वारा पराजित होने की यादों से अब भी डरा हुआ है, और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए उसने उन दो शक्तियों को आपस में लड़ाने का फैसला किया जो उसके लिए खतरा बन सकती थीं। म्यूटेटेड ट्री चुपके से ये भी सोचता है कि इसके पीछे कुछ अन्य गहरे कारण भी हो सकते हैं जिन्हें वो नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो इस आदिम दुश्मन के सामने बेहद सतर्क है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर एंशिएंट ट्री अपनी उंगलियों पर गणना करता है और देखता है कि स्पिरिचुअल पावर टाइट को चलते हुए 10 दिन हो चुके हैं। ये लहर काफी लंबे समय तक चल रही है, लेकिन इसने डिवाइन ट्री के 7 छोटे संसारों को 10,000 वर्ग मीटर से अधिक विस्तार करने में मदद की है। अपने खाली समय में एंशिएंट ट्री अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ की स्पिरिचुअल पावर की विशेष धाराओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। हालांकि शुरू में इसकी कल्पना करना कठिन था, लेकिन अचानक बिंगो, उसने सफलतापूर्वक इस स्थान से स्पिरिचुअल पावर की धाराओं को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे अग्नि के स्थान में पहाड़ों और भूमि का निर्माण हुआ। लेकिन लानत है, ये किसी आदिम नर्क जैसा क्यों दिख रहा है। फिर एंशिएंट ट्री अपनी बुद्धि और एकाग्रता का उपयोग करके इंसानों के लिए उपयुक्त भूमि का एक टुकड़ा बनाता है। पृथ्वी के एलिमेंटल स्पेस प्रकाश को संघनित करने के लिए प्रकाश के स्थान का उपयोग करता है। फिर पृथ्वी के तत्व से एंशिएंट ट्री प्रकाश और जीवन शक्ति का उपयोग करके पौधे तैयार करता है और उन्हें तेजी से बड़ा करने के लिए जीवन के सार का उपयोग करता है, जिससे एक हरा भरा स्थान बन जाता है। केवल गर्जना और बर्फ के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों स्थान बहुत कठोर है। लेकिन कोई बात नहीं, जब संबंधित गुणों वाले मॉन्स्टर यहाँ लाए जाएंगे तो ये उनके लिए स्वर्ग बन जाएगा। इसी क्षण म्यूटेटेड ट्री को अचानक पर्पल साइथ का ख्याल आया, जो शायद अंतरिक्ष में कहीं घूम रहा था, जो अब उसका नया आधार भी बन गया था। एंशिएंट ट्री ने अचानक महसूस किया कि प्रत्येक जीव का भाग्य अद्वितीय होता है और सुख दुख पहले से निर्धारित नहीं किए जा सकते। ठीक वैसे ही जैसे पर्पल साइथ, यदि उसने उस अंतरिक्ष कीट भक्षण की घटना पर विजय नहीं पाई होती तो वो निश्चित रूप से डिवाइन ट्री के हाथों मारा गया होता। पीछे मुड़कर देखने पर अब ये देखा जा सकता है कि पर्पल साइथ मिस्टी माउंटेन की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्तियों में से एक है। यहाँ तक कि लचीलेपन और एक बार में खत्म करने की एबिलिटी के मामले में वो गोल्डन एंट की क्षमताओं से भी आगे निकल चुका है। एंशिएंट ट्री को अब बस समय बीतने का इंतजार है। ये 7 स्थान विशाल हैं और स्पिरिचुअल पावर से भरपूर हैं, जो उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तरह है। ठीक वैसे ही जैसे प्रलय के समय नोआ की नाव थी। जब विनाश का दिन करीब आएगा तब एंशिएंट ट्री और उसके सभी साथी इन स्थानों में छिप सकते हैं, और इस तरह एंशिएंट ट्री अपनी मुद्रा को आरामदायक बनाकर स्पेस क्रैक के नीचे हो रही भारी स्पिरिचुअल पावर की बारिश का आनंद लेने लगा। ऑस्ट्रेलिया में डार्क किंग के नीचे एक सूरज नहीं, ये शायद डार्क किंग की शैली में बना एक स्पेस क्रैक था। उसने ऊपर के बजाय एक क्षैतिज दरार बनाई थी और सभी जीव उसे सोखने के लिए स्थिर बैठे थे। अचानक एक हल्की आहट हुई,
एक कंगारू जो मदहोश था चौंक गया। बैंगनी लबादे वाला एक व्यक्ति उसके पीछे आया, जिसकी आंखों में बुद्धिमानी चमक रही थी। उस कंगारू ने एक गुंडे की तरह अपने हाथ मोड़े और पूछा, क्या बात है? उस व्यक्ति ने चारों ओर अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस नए राजा का अनुसरण करना सही है? हमारे लिए हम तो बस हथियार हैं। कंगारू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे शक्ति देगा वही मेरा राजा है। कंगारू ने सी मॉन्स्टर्स की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। राजा जो भी फैसला ले, चाहे वो सी मॉन्स्टर्स के साथ गठबंधन करे या इंसानों के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा। जो भी रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। कंगारू बहुत दृढ़ लग रहा था, लेकिन बैंगनी लबादे वाले व्यक्ति ने बस उसे खामोशी से घूरा, मानो उसे ईमानदार होने के लिए कह रहा हो। कंगारू ने उसकी आंखों में जजमेंटल भाव देखा और चिढ़ गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो व्यक्ति दूसरी तरफ मुड़ा और हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस इतना है कि अगर तुम पहले वाले तुम होते तो ऐसी बातें कभी नहीं कहते। कंगारू ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो पहले ऐसा नहीं था। उसने अपने हाथ बांध लिए, मानो अब उसके पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरों की जानकारी के बिना वो कंगारू राजा की कमियों को किसी और से बेहतर जानता था, लेकिन वो बोलने की हिम्मत कैसे करता? इस बीच वो नए राजा पर सतर्क नजर रखे हुए था। तभी डार्क किंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दुष्ट आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी कर्कश लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी। उसने जोर से घोषणा की, स्पिरिचुअल पावर टाइड 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। देखिए, अगर पिछला राजा होता तो वो बहुत धीरे और सोच समझकर ये घोषणा तब करता जब उसके अधीनस्थ स्नान कर चुके होते और रात का खाना खाते हुए। डार्क किंग ने अपनी बात जारी रखी, उस समय चाहे ह्यूमैनिटी और म्यूटेटेड ट्री का परिणाम कुछ भी हो, जब तक हम जिंदा हैं हम सब कुछ साफ कर देंगे। स्पष्ट था कि उसने ह्यूमैनिटी से वादा किया था कि अगर वे एंशिएंट ट्री को मार देंगे तो वो उन्हें प्रजनन के लिए एक छोटा कोना देगा, लेकिन अब वो अपने अधीनस्थों के सामने अपनी बात से पीछे हट रहा था। वास्तव में वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। कहे गए नीचे के मॉन्स्टर जवाब में दहाड़ने लगे, इसलिए नहीं कि वे सहमत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके बॉस ने ऐसा घोषित किया था। उन अधीनस्थों को वैसे ही तालियां बजानी पड़ीं जैसे किसी देश के अध्यक्ष के सामने खड़ी भीड़ बजाती है। इस बीच कैंगरू और वो व्यक्ति चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मत सोचिए कि डार्क ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बड़ी दुष्ट आंखों में सब कुछ दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके लिए दहाड़ना कोई मायने नहीं रखता था। जब तक वे उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, वे वफादार माने जाते थे। शैडो हेवनली माउंटेन में प्रकाश की भूमि उफान पर थी। एक दिव्य हाथी का पैर अभी एक स्पष्ट कमल के तालाब में पड़ा। वह पूरी तरह सफेद हाथी धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां 2 लोग 2 ऊंची चट्टानों पर ध्यान कर रहे थे। उनकी मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों उस एंशिएंट से एक स्तर ऊपर थे। सेलेस्टियल एलिफेंट ने स्पष्ट आवाज में घोषणा की, डार्कनेस आ गया है। जैसे ही ये शब्द निकले, उन दोनों ने तुरंत मुड़कर अपनी आंखें खोल दीं। मेरा अंदाजा है कि ये शायद 2 ड्रैगन हैं। इसी समय समुद्र के नीचे सैकड़ों मीटर लंबा एक जीव और एक वेल एक अंधेरी दरार की ओर बढ़ रहे थे। ये मिस्टी माउंटेन का 5 सिर वाला सांप और म्यूटेंट वेल थे। उन्होंने समुद्र तल की गहराई में एक विशाल पत्थर का दरवाजा पाया। उनके पहुंचते ही दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंगों से निकलने वाली भारी आवाज समुद्री पानी में फैल गई। फिर अंदर से एक असाधारण रोशनी बाहर निकली। वेल ने ऊपर देखा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज रोशनी ने वेल और 5 सिर वाले सांप की आंखों को चोट नहीं पहुंचाई। संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स में बैठक अभी भी चल रही थी। आम सहमति ये थी कि उस व्यक्ति की मांगें पूरी तरह से अस्वीकार्य थीं। उनसे एंशिएंट ट्री से लड़ने की उम्मीद की जा रही थी, जबकि उनके पूर्वज भी एंशिएंट ट्री का मुकाबला नहीं कर सके थे। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड की गणना के अनुसार इस तरह के टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की 90% आबादी तुरंत कम हो जाएगी। वे सभी एक बात पर सहमत थे, वर्तमान में ह्यूमैनिटी के पास एक भी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो डिवाइन ट्री या उस व्यक्ति को हरा सके।
शक्ति का अंतर विशाल हो चुका था। चाइना फेडरेशन के अध्यक्ष अपने साथियों की चर्चाओं को नजरअंदाज कर गहरे चिंतन में खोए थे। उन्हें वे जवाब मिल गया था। शैडो चाहता था कि दो खतरनाक ताकतें, एंशिएंट ट्री और ह्यूमैनिटी, आपस में मरते दम तक लड़ें, और जब दोनों घायल हो जाएं तो वो आकर सब कुछ निगल ले। अध्यक्ष की आंखों में बुद्धिमानी की चमक आ गई, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। लेकिन इस राय को बहुमत की मंजूरी की जरूरत थी, इसलिए उन्हें एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण देना था। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते थे जब वे बिना किसी म्यूटेंट पावर वाले एक साधारण ह्यूमन थे? जैसे ही वे इस गतिरोध में थे, कुछ अपमानजनक और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व घटित हुआ। उनकी 2 दिवसीय निरंतर बैठक के दौरान एंशिएंट ट्री वहां पहुंच गया, एक पेड़ जैसे मानव के रूप में। एंशिएंट ट्री वास्तव में बैठक में आ चुका था, एक बिन बुलाया मेहमान बनकर। एंशिएंट ट्री की विशाल जड़ों ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इस क्षण किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई, यहां तक कि सबकी सांसें भी थम गईं। जड़ों के सरकने, छत से चिपकने और चारों दिशाओं में फैलने की चरमराती आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंत में जड़ों ने जमीन में खुद को गाड़ दिया और एक अस्थायी जेल बना ली। राजनेता अपनी सर्वाइवल के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। चाइना फेडरेशन के अध्यक्ष अंदर तक कांप गए। एंशिएंट ट्री को पुराना दोस्त कहना गलत नहीं था, लेकिन यह स्थिति फेडरेशन के लिए थोड़ी शर्मनाक थी, क्योंकि आखिरकार एंशिएंट ट्री ने अपना हेडक्वार्टर्स उनके क्षेत्र की गहराई में बनाया था। एंशिएंट ट्री आराम से राजनेताओं के सामने मुड़ा और एक अर्धमानवीय रूप धारण कर लिया। अपनी वेशभूषा को ठीक करने के बाद एंशिएंट ट्री ने पूरे कमरे को अपनी पैनी नजरों से स्कैन किया। वो इस बात से वाकिफ था कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी शक्तियों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे। तब एंशिएंट ट्री ने बिना किसी धमकी के स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया, मैं एक म्यूटेंट पेड़ हूं और मैं आपसे ऐसी परिस्थितियों और रूप में नहीं मिलना चाहता था। जैसे ही ये शब्द कहे गए, यूरोपीय देशों के 2 राजनेताओं को यकीन ही नहीं हुआ कि एंशिएंट ट्री यहां घुसपैठ कर सकता है। वे जानते थे कि कॉन्फ्रेंस रूम स्पिरिचुअल आइसोलेशन डिवाइसेस से घिरा हुआ था और कोई भी स्पिरिचुअल पावर वाली संस्था अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। एंशिएंट ट्री ने अपनी उंगली से उस डिवाइस को बाहर निकाला जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, उसे उनके सामने रखा और शांति से कहा, इस चीज का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीचे खड़ी भीड़ खामोश हो गई। ये जान लेना चाहिए कि कमरा अब एंशिएंट ट्री की दमनकारी स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ था। भले ही उसने अपनी शक्ति को अधिकतम दबाने की कोशिश की थी, फिर भी भीड़ डर के मारे कांप रही थी। ये लोग एक नेशन के प्रमुख थे। यदि उनमें आम लोगों से अधिक दृढ़ संकल्प और मानसिक शक्ति नहीं होती, तो वे बहुत पहले ही चिल्लाकर भाग गए होते। अफ्रीकी नेशन फेडरेशन के एक प्रतिनिधि ने तुरंत आवाज उठाई, क्या आप इस बात से डरते हैं कि हम आपका मुकाबला करने के लिए डार्कनेस के साथ गठबंधन कर लेंगे? इसी बीच एक सुंदर महिला राजनेता बिना पलक झपकाए एंशिएंट ट्री को घूर रही थी और सुनहरे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ था। एंशिएंट ट्री को यह मनोरंजक लगा, लेकिन उसने कठोरता से नीचे देखा, मानो चींटियों के झुंड को देख रहा हो, और उत्तर दिया, तुम अभी भी उन्हीं संकीर्ण विचारों को पकड़े हुए हो। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। एंशिएंट ट्री की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसने खड़ी भीड़ के सामने जोर से घोषणा की, मैं डार्कनेस की तरह चालाक नहीं हूं, इसलिए यदि ह्यूमैनिटी मेरा सामना करती है तो मैं उन्हें पूरी तरह मिटा दूंगा और कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। ये सुनते ही राजनेताओं को महसूस हुआ कि उनके अंग सुन्न पड़ गए हैं और वे वहीं जमीन पर गिर जाना चाहते थे। इतनी बेबाकी से बात करने वाला ये जीव निश्चित रूप से यहां किसी सामान्य मीटिंग के लिए नहीं आया था। कुछ लोग पहले वाले अफ्रीकी प्रतिनिधि की ओर घूरने लगे, सोचने लगे कि इतने मूर्ख मत बनो। एंशिएंट ट्री ने चाइना फेडरेशन के अध्यक्ष की ओर एक स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और उसकी आवाज कुछ नरम हो गई। चाइना फेडरेशन इसे सबसे अच्छी तरह समझता है। अध्यक्ष केवल खामोशी से अपना सिर झुका सके। वास्तव में उन्हें एंशिएंट ट्री द्वारा एक बड़ी रियायत दी गई थी, जिससे ह्यूमन और म्यूटेटेड जीव शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह पा रहे थे।
नीचे खड़ी एंशिएंट ट्री ने अपनी बात जारी रखी। मुझे नहीं पता कि डार्कनेस ह्यूमैनिटी को निशाना क्यों बना रहा है, लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है। पिछली बार जब इस धरती पर डार्कनेस का जन्म हुआ था, तो उसे ह्यूमैनिटी की अपनी शक्ति से ही जड़ से खत्म कर दिया गया था। आपको कहानी के पिछले हिस्सों से याद होगा कि मिस्टी माउंटेन ने कुछ शक्तिशाली पुनर्जन्म लेने वाले प्राचीन नायकों से लड़ाई लड़ी थी और ह्यूमैनिटी द्वारा हजारों साल पहले एक प्राकृतिक आपदा का सामना करने से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त किए थे। शायद वो आपदा यही डार्कनेस थी। ये खबर सुनकर राजनेता दंग रह गए। जहां वे हाल के दिनों में आत्मसमर्पण करने और अपनी प्रजाति को बचाने के तरीके खोज रहे थे, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अतीत में उन्होंने इतने भयानक मॉन्स्टर को हराया था। किसी तरह सबको इस पर विश्वास हो गया। उन्हें एंशिएंट ट्री की बात पर कोई संदेह नहीं था, जो कि एक शक्तिशाली सत्ता का दबाव था। चाइना फेडरेशन के अध्यक्ष लंबे समय से इसी बयान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प भरी आवाज में बोलने का फैसला किया। यहां आने का आपका उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से आप केवल हमें यह बताने तो नहीं आए, है ना? एंशिएंट ट्री ने अध्यक्ष की ओर देखा। उन दोनों को पुराना दोस्त कहा जा सकता था। यह ज्ञात होना चाहिए कि ऑस्ट्रोथ को हराते समय एंशिएंट ट्री ने इसी अध्यक्ष के सहयोग पर भरोसा किया था, जिसने नई पीढ़ी की कंडेंस्ड स्पिरिचुअल पावर मिसाइल के साथ एंशिएंट ट्री को दुश्मन को हराने में मदद की थी। उन दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया था। एंशिएंट ट्री ने उत्तर दिया, हम डार्कनेस के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का इरादा रखते हैं। जहां तक आपकी बात है, जो आपका मन करे वैसा करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। अध्यक्ष ने आगे पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जीत सकते हैं? एंशिएंट ट्री ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मुझे जीतने का यकीन नहीं होता तो मैं लड़ता क्यों? ये एक वॉरियर की अदम्य भावना है। ह्यूमैनिटी अत्यधिक गणना करने के कारण गलत दिशा में गिर गई है और तुम लोग इससे बेहतर विकसित नहीं हो सकते। ये आवाज नीचे बैठे सभी राजनेताओं के चेहरे पर एक तमाचे की तरह थी। वे सभी अनैच्छिक रूप से खामोश हो गए। कुछ सेकंड बाद एंशिएंट ट्री ने एक गहरी आह भरी, या शायद ये उसकी स्पिरिचुअल पावर की एक लहर थी जो इन इंसानों के प्रति उसकी ऊब को व्यक्त कर रही थी। एंशिएंट ट्री ने धीरे से कहा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। तुम डार्कनेस के साथ खड़े हो सकते हो या मेरा पक्ष चुन सकते हो, ये तुम पर निर्भर है। अभी ये शब्द पूरे ही हुए थे कि स्पेस कांपने लगा। एंशिएंट ट्री की विशाल जड़ें बिजली की गति से पीछे हटने लगीं और कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ा छेद छोड़ गईं। जैसे ही वो पेड़ वहां से गया, पूरी मीटिंग में एक अजीब सन्नाटा छा गया। चाइना के अध्यक्ष और अन्य नेता गहरे चिंतन में डूब गए। एंशिएंट ट्री सच्चाई उजागर करने और उन्हें बिना किसी शर्त के विकल्प देने आया था। ऐसा लग रहा था कि यदि कोई सामान्य सोच वाला ह्यूमन हो तो वो तुरंत अपना निर्णय ले लेगा, ये जानते हुए कि गलत पक्ष चुनने का मतलब एक्सटिंक्शन है। मिस्टी माउंटेन में आज रात आसमान असाधारण रूप से साफ था और वो जंगल जहां एंशिएंट ट्री निवास करता था, कोमल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, जो वास्तव में जादुई लग रहा था। एंशिएंट ट्री ने अपनी आरामदेह मुद्रा को ठीक किया और मन ही मन सोचा, इंसानों के साथ काम हो गया, अब मुझे बस स्पिरिचुअल पावर सोखना जारी रखना है। लेकिन उसके आराम के कुछ ही देर बाद हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की उसकी योजना फिर से उभर आई। उसने हमले के लिए वहां तक पहुंचने के समय की गणना शुरू की और 10 से अधिक दिनों का समय लगने पर खुद को कोसने लगा। कई लोगों ने पूछा कि पिछली बार एंशिएंट ट्री इतनी जल्दी चंद्रमा तक कैसे पहुंच गया था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली बार उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को केंद्रित करके एक एकल स्पेस रूट का विस्तार किया था, जबकि युद्ध के लिए उसे अपने पूरे विशाल शरीर के साथ चलना होगा। 10 से अधिक दिन लेना ठीक नहीं था, क्योंकि टाइड एक सप्ताह में समाप्त हो जाएगी और तभी डार्कनेस की सेना दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कूच करेगी। तब तक एंशिएंट ट्री समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अचानक स्पेस विकृत हो गया।
एक जाना पहचाना एहसास। ट्री तुरंत समझ गया कि सिस्टम आ गया है। उसने संदेह से पूछा, सिस्टम, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? सिस्टम की स्पष्ट आवाज गूंजी, ऐसा लगता है कि तुम डार्कनेस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो, है ना? एंशिएंट ट्री ने व्यंग से कहा, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि मैं तैयार नहीं हूं? फिर उसे अचानक एक सवाल याद आया जो वो पिछली बार पूछना भूल गया था। अगर मैं हार गया तो इस दुनिया का क्या होगा? सिस्टम ने कहा कि जीवितों और मृतकों के बीच होने वाले नरसंहार के कारण ये ग्रह एक डेड स्टार बन जाएगा। एंशिएंट ट्री का चेहरा पीला पड़ गया। क्या डार्कनेस ने अपने शासन में कुछ जीवों को जीवित रहने देने का वादा नहीं किया था? पता चला कि वो एक झूठा और धोखेबाज मॉन्स्टर था। एंशिएंट ट्री के भीतर अचानक उसे मारने की इच्छा जागी, लेकिन उसने खुद को थोड़ा रोका। एंशिएंट ट्री ने आगे पूछा, इस ग्रह के मरने के बाद क्या वो जीवित रह पाएगा? यहां वो इट से तात्पर्य उसी मॉन्स्टर से था। सिस्टम ने उत्तर दिया कि वो जल्द ही दूसरे ग्रह को निगलने चला जाएगा और अतीत में मंगल, मार्स डार्कनेस का शिकार बना था। सब कुछ खा लेने के बाद वो किसी और ताज़ा ग्रह की तलाश में निकल जाएगा। ये सुनकर एंशिएंट ट्री ने पूछा, अगर मैं जीत गया तो? सिस्टम ने जवाब दिया, तुम एक साधारण पेड़ बन जाओगे, क्योंकि इस दुनिया से सारी स्पिरिचुअल पावर वापस ले ली जाएगी। कितनी विचित्र स्थिति थी। एंशिएंट ट्री ने गुस्से में पलटकर कहा कि जीत का मतलब उसकी अपनी मृत्यु है, तो लड़ने का क्या फायदा? लेकिन सिस्टम चुप रहा, जो हमेशा दूसरों को उकसाता था। एंशिएंट ट्री चिल्लाया, तुमने हमेशा कहा कि मैं हार जाऊंगा, है ना? सिस्टम फिर भी खामोश रहा। इस मोड़ पर एंशिएंट ट्री सचमुच चाहता था कि वो किसी भी कीमत पर सिस्टम को एक मुक्का मार सके। एंशिएंट ट्री ने जोर से पूछना जारी रखा, तुम कौन हो? सिस्टम ने अपनी ठंडी और बेजान आवाज में उत्तर दिया, जब समय आएगा मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप से बता दूंगा। एंशिएंट ट्री को लगा जैसे वो कुछ गलत समझ रहा है। समय से इसका क्या मतलब था? एंशिएंट ट्री ने जोर से कोसा, लानत है, क्या मेरे पास उस समय तक जीवित रहने का कोई मौका भी है? सिस्टम ने जवाब दिया, उसकी आवाज अब लड़खड़ाने लगी थी। जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक पल में एक मौका है। ये सुनकर एंशिएंट ट्री चिल्लाया, क्या मौका? कैसा मौका? मुझे जल्दी बताओ। इस जल्दबाजी के जवाब में सिस्टम हिचकिचाया और बोला, मैं सब कुछ नहीं कह सकता, सब कुछ तुम पर निर्भर है। ओ, इस कमबख्त सिस्टम ने वास्तव में एंशिएंट ट्री का खून खौला दिया था। वो गुस्से में दहाड़ा और जोर जोर से कोसने लगा, लानत है, नहीं कह सकते? अगर तुम नहीं कह सकते थे तो तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या तुम मानसिक रूप से कमजोर हो? कोसना खत्म होने तक एंशिएंट ट्री को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। वास्तव में इस सिस्टम से दोस्ती नहीं की जा सकती थी। ये बहुत ही सनकी और मूर्ख था। एंशिएंट ट्री अब गुस्से से भरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहां निकालें। वो कई घंटों तक आग बबूला रहा, यहां तक कि स्पिरिचुअल पावर का आनंद लेते हुए भी वो उन कई घंटों तक कोसता रहा, लानत है कमीने पर, मुझे बकवास करने के लिए बुलाया और अंत में ऐसा लगा जैसे कुछ कहा ही नहीं। कमीने, मूर्ख। एंशिएंट ट्री ने अपनी जड़ों का उपयोग अपने तने पर थपथपाने के लिए किया, जैसे मेज थपथपाने की आदत होती है। उस खटखटाने की आवाज से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं खुद इसे समझ लूंगा, मूर्ख। अध्याय 213 समाप्त। हाय दोस्तों, आप सबका साथ पाकर दिल से थैंक यू। अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनो। अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कमाल का कंटेंट बनाने के लिए सुपर मोटिवेट करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die.
will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone